नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। अहियापुर थाना क्षेत्र के झापा में दिन दहाड़े चोरी कर रहे एक चोर को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ जमकर की पिटाई। नगर निगम की राजनीति फिर गरमाई। वार्डों में काम नहीं होने से नाराज पार्षदों ने मेयर पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में जुटे। जिलाधिकारी ने बाढ़ को लेकर कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से हर व्यवस्था की जा रही है। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए जिला प्रशासन की ओर से तेजी से कार्य किया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद भी की जा रही है। उक्त बातें जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। जिले में संभावित बाढ़ की तैयारी एवं कोरोना टीकाकरण की स्थिति को लेकर बुधवार को समाहरणालय परिसर स्थित सभागार में जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न नदियों के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है। विभिन्न विभागों विशेषकर पीएचईडी, स्वास्थ्य विभाग एवं पशुपालन विभाग को विशेष उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। साथ ही बताया कि आपदा प्रबंधन शाखा के द्वारा लगातार हालात पर नज़र रखी जा रही है। पानी के फैलाव के कारण जो जनसंख्या प्रभावित हुई है उसके लिए पर्याप्त संख्या में नावों का परिचालन किया जा रहा है। पॉलीथीन सीड्स की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। 21 जगहों पर सामुदायिक रसोई के साथ 5 मेडिकल कैंप भी चलाए जा रहे हैं। हालात नियंत्रण में है। जिले के सभी प्रमुख बांध सुरक्षित है। नदी की पेटी में बसे हुए गांव पानी से प्रभावित हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। हम लोग नदियों के जलस्तर की बात करें तो जो ज़िले में 3 नदियां हैं, बागमती, बूढ़ी गंडक और गंडक, तो इन नदियों में जलस्तर में निश्चित रूप से वृद्धि दर्ज की गई है और ये लगभग डेंजर लेवल के आसपास बह रही है। तो हम लोग स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में जो कि बांध और नदी के बीच में हैं, उन गाँवों में कहीं कहीं पानी आया है। वैसे स्थानों को चिन्हित करके वहाँ पर हम लोगों ने करीब 127 नावें उपलब्ध कराई हैं और वैसे परिवारों को हम लोगों ने शेल्टर भी उपलब्ध कराया है, जहाँ पर करीब 4000 पॉलीथीन सीट्स बांटे गए हैं। सूखे राशन के रूप में 1200 सूखे राशन के पैकेट भी बांटे गए हैं। तो ये चीज़ें लगातार चल रही हैं और हम लोगों ने सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। हेल्थ डिपार्टमेंट, पीएचडी डिपार्टमेंट, पशुपालन डिपार्टमेंट और हमारा आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कार्यशील है और हम लोगों ने लगातार 24/7 कंट्रोल रूम भी यहाँ स्थापित किया हुआ है। जिस तरह की भी बातें आती हैं तुरंत उसका त्वरित निदान किया जा रहा है। वहीं टीकाकरण की स्थिति को लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि जिला के कुल लक्ष्य 34,44,252 के विरुद्ध 6,68,925 व्यक्तियों को कोविड-19 टीका से दिया गया है, जो कि कुल लक्ष्य का लगभग 20% ही है। वहीं सबसे अधिक मुड़ौल प्रखंड में 55% लोगों को टीका लगा दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में कुल लक्ष्य 2,82,428 के विरुद्ध 1,52,420 लोगों को टीका दिया गया है। शहरी क्षेत्र के लिए 8 जुलाई से टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 75 टीमें बनाई गई है। इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। संभावित तृतीय लहर को देखते हुए माकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। करण एक इस समय जो कोविड-19 से लड़ने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है वह टीकाकरण है और टीकाकरण को लेकर के हम लोग काफ़ी बड़ा हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। हम लोग इस 15 दिनों के अंदर पूरे मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र को टीकाकृत 100% करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसके अंतर्गत 75 टीम बना करके करीब 200 प्रत्येक टीम के द्वारा और 15,000 प्रतिदिन टीका लोगों को देने का लक्ष्य रखा है शहरी क्षेत्र को। इस हिसाब से करीब हमारे पास 1,40,000 लोगों को शहरी क्षेत्र में टीका दिया जाना है। तो हम लोग यह लक्ष्य रखे हैं कि आने वाले 15 दिनों में 100% सैचुरेट हम लोग शहरी क्षेत्र को टीकाकरण करके कर दें और इसके लिए टीका की कोई कमी नहीं है और आज टीका उपलब्ध हो रहा है, जिसके माध्यम से कल हम लोग यह कार्य
कल से प्रारंभ कराएंगे। इस कार्य में हम सभी ज़िलेवासियों से भी अपील करते हैं कि जो भी शहरवासी हैं, हम आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अभी सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 को झेला है। हम लोगों ने देखा है कि प्रॉब्लम्स किस तरह से थीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम सभी लोगों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि जो यह टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें शहर के सभी लोगों को टीकाकरण, जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं, जो लक्ष्य हम लोगों ने रखा है, इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और आने वाले 15 दिनों में पूरी तरह से 100% टीकाकरण करके हम लोग एक कीर्तिमान स्थापित करें। नगर निगम की राजनीति एक बार फिर गरमाई। अपने वार्ड में काम नहीं होने से नाराज पार्षदों ने मेयर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। नगर निगम की राजनीति ऊपर से भले ही शांत दिखाई पड़ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर महापौर सुरेश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने के लिए बड़ी सियासी खिचड़ी पक रही है। पार्षदों का एक खेमा महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी कर रहा है। पार्षदों का दावा है कि प्रस्ताव लाने के लिए आवश्यक पार्षदों की संख्या न सिर्फ जुटा ली गई है, वहीं बुधवार को वार्ड 46 के पार्षद नंद प्रसाद उर्फ नंदू बाबू के नेतृत्व में आधा दर्जन से पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल अपनी वार्ड की सदस्यता को लेकर नगर आयुक्त से मिले। इस दौरान पार्षदों ने अपने वार्डों में काम नहीं होने की शिकायत भी की। पार्षदों का कहना है कि उनके वार्ड में बहुत सारे काम हैं, अभी भी अधूरे रह गए हैं, जो 4 वर्ष में पूरे नहीं हो पाए, जिस वजह से वार्ड में समस्या बनी हुई है। यदि मेयर के पद पर बदलाव हो जाता है तो जो काम 4 साल में नहीं हुआ वह 8 महीने में हो जाएगा, इसलिए बदलाव बहुत ज़रूरी है। इसकी रणनीति तैयार कर ली गई है। प्रस्ताव की चर्चा चल रही है, लेकिन उस पर अभी फाइनल निर्णय के स्थिति में अभी लोग नहीं पहुंचे हैं। हालांकि महापौर जी से बहुत सारे लोग, उनके क्रियाकलाप से सारे नगर निगम के पदाधिकारी और सारी जनता क्षुब्ध है कि एक शहर एक बिल्डिंग में रहते हुए महापौर और नगर आयुक्त एक बिल्डिंग में एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन डेली पत्राचार होता है। इसका मतलब है कि सामंजस्य नहीं है। और वार्ड पार्षदों का काम जो है, मेन जो है 8-9 महीना बचा हुआ है अगला चुनाव का, नगर निगम के पार्षदों का चुनाव का, और यदि इस 8-9 महीना में जैसे कि कच्ची गली नली सड़क योजना है, पेयजल योजना है, और जो है सो कि तमाम पुल पुलिया का काम है, छोटा छोटा काम भी नहीं हो पा रहा है। जल जमाव की स्थिति में वो रेलवे के नीचे जो जाम है उसके लिए रेलवे से बात करना है। इन सब बिंदुओं पर लोग झेल रहे हैं और इसमें महापौर जी का सहयोग पूर्णतः नगर निगम के पदाधिकारियों को नहीं मिल रहा है, जिससे जनता और वार्ड पार्षदों की समस्या, वार्ड की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद फिर इस पर कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। पिछले बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसमें आपने उनका समर्थन किया था, और राजनीति में स्थिति में परिवर्तन होते रहता है। पिछले बार स्थिति हमारे लिए, खास करके मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से परिस्थिति कुछ दूसरी कुछ कतिपय कारणों से, जिसका जिक्र करना उचित नहीं होगा, इसलिए कि वो पहले चुनाव में 2017 के चुनाव में महापौर का उम्मीदवार मैं था और सारे लोग शहर के जानते हैं कि 1 वोट से मैं हारा। लेकिन दूसरे बार के चुनाव में हमको उम्मीदवार के रूप में पूछा नहीं गया और नहीं कहा गया, इसलिए ये सब कारण थे और कुछ और भी कारण थे, जिसके कारण जो है हमको और देखना था कि नगर निगम और नगर की समस्याएं किस कैंडिडेट के महापौर बनने से वो जो है सो सुधरेगी। लेकिन हम देखें कि दूसरे भी जो कैंडिडेट हैं वो भी आवेंगे तो नगर की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हम लोग का मूड है बदलाव का, अच्छा आदमी आए जो शहर का विकास हो, काम हो। जिस तरह से जनता हम लोग को उम्मीद से चुन के भेजती है उस तरह से विकास होना चाहिए। वार्ड से संबंधित है और 49 वार्ड का एक ही समस्या है कि अभी सभी गली मुख्यमंत्री योजना के तहत कच्ची गली बहुत सारा बचा हुआ है। तो हम लोग 2019 से ही लिख के दिए थे, लेकिन उस पर अभी तक कोई अनुमोदित
पटना से नहीं हो पाया है। तो इसी विषय पर हम लोग उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी से मिले और मिलकर अपने पूरे 49 वार्ड के लिए मुख्यमंत्री कच्ची गली के लिए अनुमोदित करने का आग्रह किया, और जिससे कि अब समय कम है और सभी वार्डों में लगभग अधिकांश कच्चा गली है, और उस कच्चा गली बन जाएगा तो कुछ सहयोग मिलेगा। और वार्ड पार्षद हम लोग जनप्रतिनिधि है और इतने दिन से अभी तक कोई भी काम सही से नहीं हो पा रहा है। तो इस सिलसिले में हम लोग मिले हैं और आवास योजना के लिए भी रखे हैं। चूँकि अमाउंट नहीं है तो अमाउंट भी आ जाएगा, तो उससे जो भी घर आधा अधूरा है उसे पूरा करने में जनता को सहयोग मिलेगा। है चारों तरफ पानी भरा हुआ है, नरकीय स्थिति है और हमारे वार्ड में आउटलेट भी नहीं है। इसी सब समस्या को लेकर हम लोग आए थे नगर आयुक्त से मिले हैं और उनका भी समस्या हम लोग सुने हैं कि बहुत सारे यहाँ के पदाधिकारी ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब वो आएंगे तभी कुछ काम होगा। अधिकारियों के रहने पे भी काम नहीं होता, नहीं हो रहा था। तो वो हाँ, निगम काम कैसे होगा निगम में, उसको लेके क्या कुछ चर्चा हुई है? निगम में बहुत विरोध है, हम लोग के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। और ये भेदभाव जब ख़त्म होगा तब भी काम होगा। इसके लिए ज़रूरी है अविश्वास लाना और कुछ बदलाव होना। इस बदलाव 8 महीना बचता है समय, 8 महीना भी बहुत काफ़ी है। उत्तर बिहार में हो रही लगातार बारिश के कारण बूढ़ी गंडक नदी का पानी तेजी से बढ़ने लगा है। इसका सीधा असर कई गांवों पर पड़ने लगा है। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ ये अब्दुल नगर पंचायत के अकबरपुर गांव है और हम जिस सड़क पे खड़े हैं ये सड़क आपको सीधे लेते हुए बहादुरपुर गांव जाएगी। सामने जो आप देख पा रहे होंगे वो बहादुरपुर गांव है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 घर इस बाढ़ में घिरे हुए हैं। बूढ़ी गंडक नदी के ठीक किनारे वो गांव बसा हुआ है और सड़क पर देख रहे हैं, सड़क पर कम से कम 20 फीट पानी बह रहा है और पानी बहने के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। शायद जिला प्रशासन की उस गांव पे ध्यान नहीं है। जगह पे हम लोग खड़े हैं, ये कौन सा जगह है? ये अकबरपुर और बहादुरपुर का कुंटा पड़ता है, सीमान पड़ता है। अच्छा। और यहीं से इधर जो है सो 1000-1200 आदमी जो है सो अभी बाढ़ में पूरा फंसे हुए हैं, जिसको नाव से नौका से लेकर के इस पार किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 4 गो सरकार की तरफ से 4 गो नौका दिया गया है। अभी फ़िलहाल वो नौका से सारे आदमी को उस पट्टी से माल जाल मवेशी हर चीज़ के उस पट्टी से इस पट्टी किया जा रहा है फिलहाल अभी। अच्छा। और आगे देखिए जो अभी सुविधा जो उसको मिलना चाहिए, भोजन वोजन जो सब मिलना चाहिए, सभी तक कुछ मिला नहीं है। आगे मिलना चाहिए, मिलता है कि नहीं मिलता है तो समय बताएगा। क्योंकि वो जो गांव है वो ठीक बूढ़ी गंडक नदी के किनारे साथ बसा हुआ है पूरा गांव, बिल्कुल। और इधर सड़क पे तक निकलने के लिए भी पूरा बाढ़ भर गया है। जी। उन लोगों का कैसे जीवन यापन हो रहा है, क्या मदद अभी तक अभी तो पहुंच पाया? कोई उसको जुगाड़ नहीं है। अभी तो सिर्फ नैया से सबको पार उतारा जा रहा है। अच्छा। अभी नैया से सब नाव से सबको पार इस पार उतार करके अब बाहर में सबको भीतर जो है जो उधर जगह दिया जाएगा और सब उसमें तम्बू गाड़ के सब रहेगा। अभी तक कितने परिवार जो है वहाँ पे फंसे हुए हैं? सारा के सारा सुबह से सब निकल रहा है अभी। क्या कोई जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन नहीं की टीम मुखिया जी कोई- आए थे, मुखिया जी लोग आए थे। और अभी तो शायद बेबी कुमारी भी आई थी, इंदिरा देवी। हाँ इंदिरा देवी अभी आई थी, सीधे घूम के चली गई हैं। लेकिन उन लोग की तरफ से क्या होता है सो तो अब तो बाद में पता चलेगा। तो साफ तौर पे देख सकते हैं, एक बार फिर से हम उस तस्वीर को अपने सहयोगी को बोलेंगे थोड़ा सा उस जगह को जूम करके दिखाइए, उस गांव को जूम करके दिखाइए। ये आप जो देख पा रहे होंगे ये टोटल सड़क उस गांव तक जाती थी, लेकिन ये सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, यानी टूट गया है और ऊपर से पानी बह रहा है। अब अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं कि सड़क पे कितना फीट पानी बह रहा है। पोल को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितनी है। ये मतलब बाढ़ का पानी है और ये बहादुरपुर गांव है। अभी हालांकि जिला प्रशासन की टीम का ध्यान इधर नहीं है, स्थानीय लोगों का कहना है और स्थानीय जनप्रतिनिधि का कि उन लोगों के द्वारा जिला प्रशासन को सूचना दे दी गई है कि तकरीबन 200 से 250 परिवार उस गांव के अंदर घिरे हुए हैं और ना ही जिला प्रशासन की तरफ से अभी तक नाव मुहैया कराया गया है और ना ही कुछ खाने पीने की सामग्री या तिरपाल वगैरह अभी तक 200 परिवार में किसी को कुछ मुहैया नहीं कराई गई है। ऐसे में सवाल खड़ा यह होता है कि जो जिला प्रशासन और सरकार जो दावा करती है
कि हम बाढ़ पीड़ितों के लिए ये कर रहे हैं, लगातार निरीक्षण और दौरा कर रहे हैं, इससे साफ झलकता है कि क्या उनके मन में चल रहा है। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। भाकपा माले के जिला कार्यालय में माले के सदस्यों ने मुंबई सेंट्रल जेल में फादर स्टेन स्वामी की मौत के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में फादर स्टेन स्वामी की हुई मौत के विरोध में बुधवार को हरिसभा चौक पर एक भाकपा माले और इंसाफ मंच कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। माले जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद पोस्टर व झंडा बैनर के साथ मार्च निकाला। इस दौरान फादर स्टेन स्वामी की हिरासत में मौत को सांस्थानिक हत्या बताते हुए इसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इसी दौरान माले नेता ने कहा कि एनआईए और मोदी शाह शासन प्रशासन को अच्छी तरह मालूम था कि कोरेगांव मामले में स्टेन स्वामी सहित सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर झूठा मुकदमा लगाया गया है। यूपीए के तहत उनको जेल में बंद कर मोदी सरकार के द्वारा कोरोना काल के दौरान बीमार 84 वर्षीय स्टेन स्वामी को जमानत मिलने से रोका गया। हिरासत में उनकी मौत नहीं बल्कि हत्या हुई है, जिसके लिए मोदी सरकार और इन एजेंसियों के सर्वा गृह मंत्री शाह जिम्मेदार हैं। आज देश में दलितों, आदिवासियों, गरीबों तथा लोकतांत्रिक व संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वालों को देशद्रोही करार कर जेलों में बंद करने का फर्जी व गैर कानूनी कार्रवाई जारी है। देशवासियों को लोकतंत्र व संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा के लिए चौतरफा आंदोलन तेज करना होगा। प्रधानमंत्री हुआ करते थे, कहा जाता था कि मोदी जी 56 इंच सीना के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दुनिया के इतिहास में जितना भी मजबूत तानाशाह क्यों न हो, उस मजबूत तानाशाह को जनता की ताकत से डर लगता है। 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी जो सही तरीके से पानी भी नहीं पी सकते थे, उस फादर स्टेन स्वामी को सरकार ने, सत्ता ने भीमा कोरेगांव के फर्जी मामले में फंसाकर एनआईए के जरिए उनको जेल भेजने का काम किया। जिस एनआईए ने यह कहा कि फादर स्टेन स्वामी प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश में शामिल है, उस एनआईए ने उनको रिमांड तक नहीं लिया और आज फादर स्टेन स्वामी की जेल में संस्थानिक हत्या हो गई। इस हत्या पर पूरा देश ही नहीं बल्कि दुनिया की लोकतंत्र पसंद जमातें, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी और शाह की जो ये हत्यारी जोड़ी है, ये हत्यारी जोड़ी कितने मौतों पर, कितने लोगों की मौतों के बाद ये हत्यारी जोड़ी रुकेगी। आज भी देश के विभिन्न जेलों में यूएपीए जो काला कानून है, जिस कानून का इस्तेमाल सरकार राजनीतिक विरोधियों को फंसाने में कर रही है, इस कानून के जरिए कितने ही लोग आज जेलों में बंद हैं। ये सरकार एनआईए और सीबीआई जैसी संस्थाओं को राजनीतिक पार्टियों की तरह इस्तेमाल करती है। अगर आप बीजेपी के सरकार को बनाएंगे तो आपको क्लीन चिट मिल जाएगा रातों रात। हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर में अभय चौटाला ने रातों रात क्लीन चिट लेकर निकल गए। और अगर आप इस सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, अगर इस सरकार के खिलाफ कुछ मुंह खोलते हैं, तो आप चाहे जितने भी आप ठीक ठाक आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, आपको यह सरकार एनआईए के जरिए, सीबीआई के जरिए, एटीएस के जरिए गिरफ्तार करके जेल में भेजने का काम करती है। इसलिए आज हम लोग फादर स्टेन स्वामी को याद करने के लिए ये सब यहाँ पर जुटे हैं। मुशहरी प्रखंड के जमालाबाद पंचायत समेत कई बाढ़ प्रभावित इलाकों के निरीक्षण के लिए पहुंची जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बुधवार को मुशहरी प्रखंड के जमालाबाद सहित कई बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों से स्थिति जानने की कोशिश की। साथ ही जिला परिषद अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान जमालाबाद पंचायत के मुखिया रविंद्र पासवान सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे। आपको बता दें कि उत्तर बिहार व नेपाल में लगातार हो रही बारिश के कारण ज़िले से गुजरने वाली सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसके कारण निचले इलाके में तेज़ी से पानी फैल रहा है। बाढ़ का पानी बढ़ने के कारण लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी लग गया है। सड़क तक निकलने के लिए मात्र एक नाव का ही सहारा बचा है।
कुछ लोग तो बांध और एनएच पर अपना आशियाना बनाकर रहने को मजबूर है। वहीं अभी तक बाढ़ प्रभावित लोगों को कोई सरकारी सुविधा नहीं मिलने के कारण काफ़ी परेशानी है। वहीं बुधवार को जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर लोगों से हालचाल जाना। जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने बताया कि बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी प्रणव कुमार को फ़ोन के जरिए इससे अवगत करा दिया गया है, जल्द ही राहत पहुंचाने की बात कही है। इलाहाबाद पंचायत में 7 नंबर वार्ड में और 5 नंबर वार्ड है, दोनों हमारे वार्ड में पानी से इतनी ग्रसित है बाढ़ का पानी, और जनता की इतनी परेशानी हो रही है कि यहाँ पे जनता को अपना घर से बाहर निकल के बांध पर शरण लिए हैं। यहाँ पे इन लोग के शौचालय के भी परेशानी है, खाने के लिए भी दिक्कत है, इन लोग के प्लास्टिक भी नहीं है। अभी आए हैं तो यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं, इन लोग के काफ़ी गर्मी में ये लोग धूप में बैठे हुए हैं। इसके लिए हम कल भी बात किए थे सीओ साहब को, जितना जल्दी हो इन लोग के जो भी सरकारी मुआवजा है, इन लोग के खाने पीने के लिए दिक्कत हो रहा थी, उसे व्यवस्था कराने के लिए प्लास्टिक की व्यवस्था। आज हम डीएम साहब से डायरेक्ट हम अभी बात कर रहे हैं कि बोलेंगे कि सर हमारे क्षेत्र में इतना परेशानी आ गई है बाढ़ के लेके, अभी तक उनको सब कोई व्यवस्था जनता को नहीं मिल रहा है। चलिए, कौन सा पंचायत का आज निरीक्षण किया? आज हम जमालाबाद पंचायत वार्ड आपको 5 और 7 2 वार्ड में काफ़ी पानी से भरा हुआ है, जनता की काफ़ी समस्या हो रही है। लोगों से बातचीत हुई है, क्या कुछ सामने आया है कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उन लोगों को? इन लोग के बोल रहे हैं हम लोग के शौचालय का ज़रूरत है, खाने के लिए दिक्कत है, हम लोग के रहने के लिए भी दिक्कत है, प्लास्टिक का दिक्कत है, घर में हम लोग के पैसा नहीं हम लोग के प्लास्टिक खरीदने के लिए, और नाव के लिए, नाव हम लोग के आने जाने के लिए व्यवस्था भी नहीं है। वहीं बाढ़ की दंश झेल रहे लोगों ने बताया कि घर में बाढ़ का पानी घुस गया है, न खाने के लिए कुछ बचा और नहीं रहने के लिए। ऐसे में सरकार और जिला प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द राहत का सामान पहुंचाए। जमालाबाद 7 नंबर वार्ड हुआ, वो इसमें जो है कि बाढ़ से सभी लोग का जो है कि एकदम परेशान है, और खाने पीने का व्यवस्था भी नहीं है, और शौचालय, नाव, चापाकल, पानी पीने का भी ये सबसे लोग और दुखी है। और अभी तो ऐसा है कोरोना का परेशानी था तो और परेशान था, अभी अभिलंब जो है कि लोगों का खाने के लिए व्यवस्था वैसे तक घर में नहीं, और अभी तो बाढ़ जो और परेशान कर ही चुका है। अभी तक जिला प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं अभी मिला। 5 नंबर वार्ड और 7 नंबर वार्ड प्रभावित है, और बाकी प्रभावित होने वाला है। कितने परिवार होंगे जो प्रभावित है? अभी कम से कम 350 परिवार हैं। सभी बाढ़ग्रस्त। पन्नी का, पानी का, नाव का और राशन का। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है, और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है, तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। अहियापुर थाना क्षेत्र के झापा ओवरब्रिज के समीप शिवा ट्रेडर्स में चोरी कर रहे एक चोर को लोगों ने रंगे हाथ पकड़कर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। बुधवार को एक चोर को चोरी करते रंगे हाथ पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ के चंगुल से चोर को निकालकर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के झापा की है, जहां बाइक से आए 2 चोर दिन दहाड़े शिवा ट्रेडर्स नामक दुकान में चोरी का प्रयास कर रहा था। इसी बीच स्थानीय लोगों का नज़र चोर पर पड़ गई।
शोर मचाने के बाद काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दुकानदार ने एक चोर को पकड़ लिया, हालांकि दूसरा चोर मौके से भागने में सफल रहा। वहीं पकड़े गए चोर को भीड़ ने खंबे से बांधकर जमकर पिटाई कर दी। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची अहियापुर थाना की पुलिस ने चोर को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला और फिर युवक को SKMCH में भर्ती करवाया, जहां चोर का इलाज चल रहा है। पकड़े गए चोर में ट्रेनग्राही गांव के निवासी राजकुमार शाह के पुत्र विश्वजीत कुमार व भागने वाले साथी गोपाल ठाकुर के पुत्र अमरजीत कुमार के रूप में हुई है। दुकानदार संजीव कुमार उर्फ चुन्नू ने बताया कि किसी काम से वह दुकान खुला छोड़कर बगल में ही गए थे। इसी बीच दो चोर पेचकस से गल्ला तोड़ने का प्रयास कर रहा था। वहीं स्थानीय लोगों के शोर मचाने पर यह घटना सामने आई। दुकानदार चुन्नू ने बताया कि पकड़े गए चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पर बैठे हुए कस्टमर को गए सामान दिखाने, तब तक आया, पीछे से आया और मेरा काम पेचकस लगा के काउंटर तोड़ रहा है। का पाचे वाला था, वो भाग चला। क्या बताया? वो पहले यूँ बोल रहा, अभी बता नहीं रहा है, उसी के साथ रहा था। चोरी कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उससे बात करने को नहीं पता। अभी कहाँ लेके जा रहे हैं इसको? अभी ले जाना है। 1971 की जंग में 74 सैनिक लापता हो गए थे, जिसको लेकर मानवाधिकार अधिवक्ता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के 54 सैनिक गुमशुदा हो गए थे। इस मामले में जिले के मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने 54 गुमशुदा भारतीय सैनिकों की वर्तमान स्थिति के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सेना मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया है। वहीं अधिवक्ता SK झा ने बताया कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुई थी, उस युद्ध में भारत के हाथों पाकिस्तान की शर्मनाक शिकस्त हुई थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के नाम से एक नए संप्रभु राष्ट्र के रूप में उदय हुआ था। युद्ध के बाद भारत के 54 सैनिकों और अधिकारियों को मिसिंग इन एक्शन या फिर किल्ड इन एक्शन घोषित किया गया। ऐसा माना जाता है कि ये सैनिक आज भी जिंदा हैं। तो पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी। उसमें पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर किया था, जिसके आलोक में एक शिमला समझौता हुआ। इसमें 93,000 सैनिकों को तो भारतीय सरकार द्वारा मुक्त कर दिया गया, लेकिन हमारे देश के 54 वीर जवान पाकिस्तान के जेलों में कैद थे उस समय, जिसको मिसिंग इन एक्शन कह दिया गया सरकार के द्वारा। उस पर कोई बात ही नहीं हुई। उनका बहुत बार पत्र आया है भारत में अपने परिजनों के यहाँ कि भाई हम जिंदा हैं। भारत सरकार आज तक इसमें कोई ड्रास्टिक स्टेप नहीं ले पाया, लेकिन बहुत सारे पुस्तकों में यह बात का जिक्र है कि वह सैनिक आज भी हमारे देश के 54 जवान पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में आज के डेट में जीवित हैं और वे बूढ़े हो चुके हैं और काफ़ी उनके साथ में यातना किया जाता है। इसके लिए हमने एक मुहिम जारी किया है और हम सारे परिजनों से भी हम मिलने जा रहे हैं। जो 54 देश के वीर जवान हैं, उनके परिजनों से हम मिलने जा रहे हैं और हर एक लोगों से मिल करके, और हम जहां तक भी होगा हम इसके लिए हम सरकार से पहल करेंगे। और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन वीर जवानों को भारत में लाया जाए। हमने PMO को लिखा था, जिसके आलोक में प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा सेना मुख्यालय नई दिल्ली को जाँच का एक आदेश जारी किया गया है। सरायगंज टावर चौक के समीप NJ मेकओवर ब्यूटी पार्लर का विधिवत शुभारंभ किया गया। बुधवार को सरायगंज टावर के समीप NJ मेकओवर ब्यूटी पार्लर का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष इंदिरा देवी ने फीता काटकर किया। इस दौरान वार्ड पार्षद संजू केजरीवाल, ब्यूटी पार्लर की संचालिका सहित शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस पार्लर को अत्याधुनिक इक्विपमेंट से लैस बनाया गया है, जिसमें महिलाओं की स्किन ब्यूटी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
पार्लर की संचालिका नंदिनी जायसवाल ने बताया कि उन्होंने लैक्मे संस्थान से कोर्स करके इस संस्था की शुरुआत की है, जो कि मुजफ्फरपुर की महिलाओं के लिए बहुत कुछ नया लेकर आया है। इनका ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन हुआ है, जो ब्यूटी पार्लर का नाम है एंज मेकओवर, और इनका जो ब्यूटी पार्लर जो है जो चलाएंगे, इनके पापा जी का नाम है बैजस जायसवाल जी और इनकी लड़की का नाम है नंदिनी जायसवाल जी, जो कि इनके महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पार्लर खोले हैं कि जो हम लोग महिलाएं इसमें सज धज के लोग तैयार होंगे, शादी पार्टी वियर के लिए है। मेरे पार्लर का नया उद्घाटन हुआ है, एनजे मेकओवर नाम है। मैंने दिल्ली से कोर्स किया है, लैक्मे एकेडमी दिल्ली, रजौरी गार्डन। यहाँ पे एक नया सोच लाने का था कि कुछ प्रोफेशनल वेज में आए, कुछ एडवांस आए, जस्ट लाइक स्किन ट्रीटमेंट हो गया, एयर ब्रश मेकअप हो गया, स्किन ट्रीटमेंट, एक्ने ट्रीटमेंट हो गया, डिटॉक्स ट्रीटमेंट हो गया, और भी बहुत तरीके के ट्रीटमेंट्स हैं, प्रोफेशनल वे में किए जाएंगे। बहुत सी मशीनें हैं, जस्ट लाइक हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रासोनिक, और हेयर स्पा के लिए, पेडिक्योर के लिए स्पेशली है, सबके लिए अलग अलग मशीनें हैं। हके हिंदुस्तान मोर्चा की ओर से मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की मांग सरकार से की है। हके हिंदुस्तान मोर्चा की ओर से बुधवार को माड़ीपुर स्थित एक होटल के सभागार में मुसलमानों को 18% आरक्षण देने की मांग को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक तमन्ना हाशमी ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में मुसलमानों के लिए 18% आरक्षण देने की मांग की है। साथ ही कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमें सिर्फ अल्पसंख्यक का टैग दे दिया गया है, जिससे ज़मीनी तौर पर मुसलमानों को अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग छोटे मोटे काम धंधे को कर रहे हैं और भारत देश में अभी भी पिछड़ेपन के शिकार है। इसलिए हक़-ए हिंदुस्तान मोर्चा मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए 18% आरक्षण की मांग करती है। मांग को लेकर आज यहाँ आए हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि मुसलमानों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में 18% आरक्षण दिया जाए, क्योंकि यह मुसलमानों का हक है। मुसलमान आज पिछड़ा हुआ है। मुसलमान के बच्चे आज पढ़ नहीं रहे, जाके बाल मजदूरी कर रहे हैं। सिर्फ हमें वोट बैंक समझा जाता है और जो भी सरकारें आई हैं सिर्फ हमारा इस्तेमाल किया गया है। तो अब इस्तेमाल ना करें, हमें ज़रूरत है आरक्षण की। हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ें, उनको भी अच्छा रोजगार मिले। अगर सरकार वाकई हमारी हितैषी है, अगर मुसलमानों के बारे में सोचती है, मुसलमानों को अपना वोट बैंक नहीं समझती है, तो मुसलमानों को रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में 18% आरक्षण की मांग है और हमारी मांग सरकार से है और सरकार ये हमारी मांग पूरी करे। अगर सरकार हमारी ये मांग नहीं सुनती है तो हक़-ए हिंदुस्तान मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी पूरी न्यूज़ टीम को। नमस्कार।